डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आपको बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक ब्रिज रेक्टिफायर अपने व्याख्यान में बताने वाला हूँ। मैंने पूर्व में आपको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया था। तो उस समय एक बात ध्यान में आई थी कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें मुख्य रूप से दो कमियां होती हैं, और वो जो कमियां होती हैं उनमें जो पहली कमी होती है उसमें पहला होता है मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर होने के कारण इसका आकार बड़ा होता है, और दूसरा इसका प्रतीप शिखर वोल्टता निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के दुगने के बराबर होता है। इसलिए इसकी जो उपयोगिता है वो थोड़ी कम होती है। ये उसकी मुख्य कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए एक अन्य पूर्ण तरंग दिष्टकारी का उपयोग करके और हम दूर कर सकते हैं, जिसे हम सेतु दिष्टकारी या ब्रिज रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसमें 4 पीएन डायोड होते हैं और वे एक समान होते हैं। उनको व्हीटस्टोन सेतु के समान परिपथ चित्र के अंदर, जैसा मैंने आगे परिपथ चित्र बना रखा है उसमें संयोजित किया हुआ है, उसके अनुरूप उनको जोड़ दिया जाता है। उसमें 4 संधियां बनती हैं और उन संधियों पर ई व एफ संधि पर ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली के सिरों को जोड़ देते हैं, तथा जो बचे हुए 2 संधि रह जाती हैं ए व सी, उनके मध्य लोड प्रतिरोध लगा दिया जाता है, जिसके सिरों के बीच स्पंदमान दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। अब मैं आपको ये जो चित्र है, परिपथ चित्र में आपको दिखा देता हूँ। इधर ये जो वी आई है, ये वी आई ये प्राथमिक कुंडली में जो निविष्ट वोल्टता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ द्वितीय कुंडली, ये वाली द्वितीय कुंडली है, इसके अंदर वी एस जो वोल्टता है वो इसके अंदर मिलती है। यहाँ ये जो 4 D1, D2, D3, D4 ये 4 पीएन एक समान डायोड हैं। ई और एफ जो बिंदु ये लिखे हुए हैं, ई और एफ, ये ई और एफ को ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी कुंडली है उससे जोड़ दिया जाता है, और बिंदु सी और ए को, और यहाँ ये जो आर एल है इस आर एल से जोड़ देते हैं, और इस आर एल के सिरों पर जो स्पंदनमान वोल्टता है, आउटपुट है, वो हमें इसके ऊपर प्राप्त हो जाता है। अब काम कैसे करता है, कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अब इसको हम आगे समझ सकते हैं। तो इस परिपथ चित्र को ध्यान में रख करके और हम जब समझते हैं तो उसको किस तरह से वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टता वी आई अर्थात ई पी साइन ओमेगा 2 निवेश किया जाता है, तो उसकी द्वितीय कुंडली के सिरों ई व एफ पर वी एस इक्वल टू एन ई पी साइन ओमेगा टी वोल्टता प्रेरित होती है, जहां एन द्वितीयक तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात है। इस प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण ई व एफ संधि एकांतर रूप से अर्धावर्त काल टी इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक विभव पर होती है। जैसा पहले हम करते आए हैं, देखते आए हैं, तो उसी तरह का जो ठीक जो प्रोसेस है वो इसके अंदर भी होता है। अब यह समझने की बात यह है कि जब ई का विभव धनात्मक तथा f का मान ऋणात्मक होता है, तो इस स्थिति में D1 व D3 डायोड पर अग्रदिशिक तथा D2 व D4 पर पश्च दिशिक बायस होता है।
जिसमें केवल D1 व D3 में धारा चालन होता है और धारा EABC परिपथ के अनुदिश प्रवाहित होती है। जैसे इसके अंदर ये, तो यहाँ ये जो धारा है, ये धारा प्रवाहित होने का जो कौन सा है, EAB और CF से धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि D1 और जो D3 है यही अग्रबायस की अवस्था के अंदर होते हैं। तो धारा का प्रवाह की जो दिशा कौन सी होगी, ये इस तरह से, यहाँ से, और ये इस तरह से, ये वाली धारा की दिशा होती है। परंतु जैसा ही जो हाफ सर्किल होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ई विभव, ई टर्मिनल है, ई टर्मिनल किस पे आ जाता है, नेगेटिव उस पे आ जाता है, और यह एफ टर्मिनल किस पे आ जाता है, पॉजिटिव उस पे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो D2 है वो अग्रबायस की अवस्था के अंदर आ जाएगा। इधर ये नेगेटिव होने के कारण से D4 है वो कैसे अग्रबायस की अवस्था के अंदर आ जाता है। तो अब धारा प्रवाह के लिए कौन सा हो गया, यहाँ FABCE के माध्यम से और धारा प्रवाहित अब होती है। अब धारा प्रवाह के लिए कौन सा, ये वाला जो मार्ग है, ये वाला मार्ग, इस मार्ग से और धारा प्रवाहित परिपथ के अंदर होती है। अर्थात आधे साइकिल के लिए यहाँ D1 और D3 के कारण से, और आधे साइकिल के लिए D2 और D4 के कारण से, और जो RL होता है, RL के सिरों पर जो विभवांतर है या स्पंदमान धारा या वोल्टता है, वो हमें EDC के रूप में यहाँ पर ये इसके अंदर प्राप्त हो जाती है। EDC यहाँ प्राप्त हो जाती है। इन दोनों स्थितियों के अंदर हम पाते हैं कि जब ये E धनात्मक विभव पे होता है तो भी, और जब F धनात्मक विभव पे होता है तो भी, इसके अंदर जो धारा की दिशा है वो क्या रहती है, समान रहती है। तो नेक्स्ट इस तरह से, अब यहाँ इससे जो निर्गत वोल्टता का जो तरंग रूप होगा, या कहें कि जो निविष्ट वोल्टता और निर्गत वोल्टता दोनों का जो तरंग रूप होगा, वो इसके अंदर मैं आगे इस फिगर के अंदर दिखा सकता हूँ। ये VI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये VI रिप्रेजेंट्स इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। VS किसको रिप्रेजेंट करता है, या ये जो V1 है, V1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैन D1 और D3 से जो अग्रबायस की अवस्था में होता है, तो उस स्थिति के अंदर मिलने वाली लोड प्रतिरोध पर मिलने वाला विभवांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। V2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन D2 एंड D4 ये अग्रबायस की अवस्था में होते हैं, तो उनसे जो निर्गत वोल्टता होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात RL लोड प्रतिरोध RL पर जो वोल्टता है वो किस तरह से मिलती है, यहाँ जो नीचे वाले जो फिगर है इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह निविष्ट और निर्गम वोल्टताओं का तरंग रूप चित्र हमें देखने को मिलता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि यदि डायोड का चालन अवस्था में प्रतिरोध RF तथा कुंडली का प्रतिरोध RS है, तो लोड प्रतिरोध RL में से प्रवाहित धारा का मान कितना हो गया, I1 इक्वल टू कितना हो गया, VS अपॉन RS प्लस 2RF प्लस RL। जहाँ RS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकेंडरी कोइल है उसके प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। RF किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर बायस प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है डायोड के, और डायोड कितने हैं, 2 डायोड हैं, इसलिए प्लस 2RF इसके अंदर हो गया। अर्थात इसको मैंने यहाँ इस इक्वेशन के अंदर व्हेन T लाइज बिटवीन 0 एंड T/2, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको जो धारा I1 है उसको EM अपॉन R प्लस RL साइन ओमेगा t के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ जो EM अपॉन R प्लस RL है इसको IM के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ I2 का मान कितना है, I2 का मान 0 होगा, क्योंकि उनसे कोई धारा प्रवाहित उनसे नहीं होती है। परंतु नेक्स्ट हाफ के लिए, नेक्स्ट हाफ व्हेन T लाइज बिटवीन T/2 एंड T, तो ऐसी स्थिति में I1 0 हो जाता है, और I2 का मान कितना हो गया, माइनस VS अपॉन RS प्लस 2RF प्लस RL माइनस EM अपॉन R प्लस RL, और जो धारा का मान है यहाँ इस इक्वेशन की सहायता से दे दिया जाता है, जहाँ R का मान और IM का मान यहाँ इसके अंदर मैं इसमें लिख देता हूँ। ये समीकरण 1 और 2 का उपयोग कर, जैसा हम पहले करते आए हैं कि इस ब्रिज
रेक्टिफायर के लिए उर्मिका गुणांक का मान निकाल सकते हैं, दक्षता का मान निकाल सकते हैं, और इस तरह से ये जो रेक्टिफायर है उसके लिए हम दक्षता और उर्मिका गुणांक का मान निकाला जा सकता है। उर्मिका गुणांक तुलनात्मक रूप से इसके अंदर कम होगा। अब परंतु ये जो रेक्टिफायर काम में लेते हैं, इस रेक्टिफायर की कुछ कमियां हैं तो दूसरा कुछ लाभ भी मिल जाते हैं इसके। अब इसकी कमी क्या है? मुख्य रूप से इस सेतु दिष्टकारी की मुख्य कमी ये है कि डायोड में धारा चालन की स्थिति में दो डायोड श्रेणी क्रम में होते हैं, जिसके कारण डायोड प्रतिरोध पर विभव पतन अधिक हो जाता है। डायोड पर विभव पतन क्या होता है? अधिक हो जाता है। और पूर्ण तरंग दिष्टकारी की तुलना में सेतु दिष्टकारी से निर्गत वोल्टता कम प्राप्त होती है। निर्गत वोल्टता इसमें कम प्राप्त होती है जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके कंपैरिजन में, तथा इसकी दक्षता कम और वोल्टता नियमन भी बहुत अच्छा नहीं होता है। इस कारण से सेतु दिष्टकारी का उपयोग दिष्टकारी प्रकार के वोल्टमीटर या एमीटर में करते हैं। अतः सेतु दिष्टकारी को दिष्ट वोल्टमीटर या एमीटर के साथ संयोजित कर प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का मापन कर सकते हैं। इस दिष्टकारी का मुख्य लाभ क्या है? इस दिष्टकारी का मुख्य लाभ ये है कि इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी की भांति मध्य निष्कासी ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त इस दिष्टकारी के डायोड की प्रतीप शिखर वोल्टता PIV निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान EM के बराबर होती है, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के डायोड की प्रतीप शिखर वोल्टता 2EM होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।